Hello students, I have received some queries from you and your friends regarding the questions with PMT, the financial functions. So in this video we'll be going through the PMT functions. So basically these are the financial functions, the functions related to loan, interest payments, EMIs, savings, etc. Mostly the questions in your exam will be to write the syntax for this and as well as other functions. In the PPT I gave you, I have already written the syntax. I'll just give you a quick example. Suppose the question says write the syntax for a PMT function. So what you have to do in most of the questions, you have to just write the syntax. You do not have to calculate the अमाउंट. यू डू नॉट, आप लोगों को अमाउंट नहीं कैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ एक फंक्शन लिखना है कि क्या फंक्शन है. आपका पीएमटी का फंक्शन जो है, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि दिस इज अ लोन विद प्रिंसिपल अमाउंट से 10,000, इंटरेस्ट रेट से 12% पर एनम, एंड से नंबर ऑफ पीरियड्स, number of years, say it's 2 years, and the payments are made say monthly. So here our number of periods, कितनी बार हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हर महीने पेमेंट हो रही है और 2 साल तक पेमेंट हो रही है, तो 1 साल में 12 महीने, हम लोग 24 महीने तक पेमेंट्स कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ आवर पेमेंट विल बी 24. इंटरेस्ट रेट जो हमें यहाँ पर गिवन है, इंटरेस्ट रेट दैट इज 12% पर एनम, यानी 1 साल में 12%. पर जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, हम वो हर महीने के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट को भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे. इंटरेस्ट विल बी 12% डिवाइड बाई 12 द नंबर ऑफ मंथ्स. अगर यहाँ पर ये क्वार्टरली होता तो वी वुड हैव रिटन 12% डिवाइड बाय 4, साल में 4 बार, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. और क्वार्टरली होता अगर पेमेंट, तो हमारा नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होता, 1 साल में 4 पेमेंट्स हो रही हैं, 2 साल हैं, तो हमारे पास टोटल 8 पेमेंट्स हो रही हैं. आपका जो क्वेश्चन आता है वो आएगा कि कैलकुलेट द अमाउंट of payment to be made to pay off this loan. ये लोन हमें जो पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है, उसके लिए आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है कि हमें क्या अमाउंट पेमेंट करना है. हमारे जो ये पीएमडी के क्वेश्चंस हैं, इसमें जिस अमाउंट से हम डील कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एन्युटी, यानी कि हर साल, हर महीने, मतलब हर महीने जितने भी हमारे पीरियड्स हैं, हर पीरियड में हम सेम अमाउंट पे कर रहे हैं. जो टोटल अमाउंट है वो हमारा सेम रहेगा. हम जो पहले महीने में जितना अमाउंट पे करेंगे, उतना ही हम अगले महीने में करेंगे. और वो अमाउंट जो होगा, उसके अंदर दोनों चीज़ें जुड़ी होंगी. जो हमारा प्रिंसिपल रीपेमेंट है, यानी जो हमारा मूल पैसा है जो हम वापस कर रहे हैं, और साथ में हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो हमारा ब्याज हमें उस पर लगाकर जो हम रिटर्न कर रहे हैं, वो भी उसके अंदर जुड़ा होगा. ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन आता है कि आपको इसमें लिखना है कि आप कितना पैसा आप इसके अंदर आप पे करना, आप जो पेमेंट है, आप कितनी पेमेंट आप करोगे टू रीपे दिस लोन. तो इसमें हमें लिखेंगे जो हमारा जो भी डेजिग्नेटेड सेल होगा, हमें एक एक्सेल शीट बनानी होगी कि हमारी एक्सेल शीट है. एक्सेल शीट हमारी कैसे होती है, ABCD एंड सो ऑन, ठीक है. और उसके बाद फिर यहाँ पर नंबर होता है 1 2 3 4, ठीक है. एक्सेल शीट आप लोगों ने देखी ही है, ठीक है. तो इसके अंदर आपको अगर सपोज आपको लिखा है कि ये सब डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आपको लिखना है कि C7 के अंदर आपको C3 के अंदर आपको यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखना है, सिंटेक्स. तो आप क्या लिखेंगे अपना सिंटेक्स यहाँ पर,
इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देती हूँ एक बार, इज इक्वल टू PMT, हमें कैलकुलेट करना है द पेमेंट अमाउंट, PMT ब्रैकेट द रेट, सबसे पहले है रेट, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, रेट NPER, द नंबर ऑफ पीरियड्स, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड टाइप। ठीक है, इज इक्वल टू PMT हमारा फॉर्मूला था, मैं क्वेश्चन रख रही हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पर। इज इक्वल टू PMT हमारा फॉर्मूला था, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको लिखना है रेट। फर्स्ट क्वेश्चन में अभी यहाँ पर हमने बात की थी इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% पर एनम है, पीरियड्स की हम बात करें मंथली पेमेंट है, तो हम ये लिखेंगे 12% बाय 12, तो 12% डिवाइड बाय 12, ऐसे लिख सकते हैं। जब हम एक्सेल में लिखते हैं तो एक्सेल में जब लिखा जाता है तो इट्स 12% डिवाइडेड बाय 12। सेकेंड उसके अंदर आएगा NPR, नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड्स हैं, अभी हमने बात करी 24 पीरियड्स, अगर मंथली पेमेंट है तो 24 कॉमा PV यानी प्रेजेंट वैल्यू, अभी आपके लोन की क्या प्रेजेंट वैल्यू है, हमें पेमेंट करनी है, हमने लोन तो लिया है, कितना लोन लिया है हमने 10,000 रुपये, तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 10,000। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू, क्या आपके इस लोन की कोई फ्यूचर वैल्यू होगी, नहीं, आपके इस लोन की कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं होगी। एंड टाइप, टाइप के अंदर दो टाइप हो सकते हैं, इसके अंदर हो सकता है 0 या फिर 1। 0 जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो वो 0 अज्यूम कर लेगा, अगर आप कुछ लिखते हैं तो आप 0 या 1 कुछ भी लिख सकते हैं। 0 का मतलब पेमेंट्स मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड 1 का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। क्या मतलब है इस चीज़ का, बिगिनिंग ऑफ पीरियड और एंड ऑफ पीरियड का मतलब, जिससे आपने कहा कि हम मंथली पेमेंट्स कर रहे हैं EMIs की, तो मतलब आपका एक महीना होता है, से 1 से 30 तारीख का आपका महीना है, आप स्टार्टिंग में 1 से सपोज 5 तारीख तक में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका वो होगा बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और अगर सपोज आप एंड ऑफ द पीरियड यानी कि आपकी जो डेट आती है जब ड्यू होता है आपका अमाउंट, वो होता है 26 से 30 महीने के आखिरी में, तो दैट विल बी द एंड ऑफ द पीरियड। इसके हिसाब से उसके अंदर अमाउंट में भी फ़र्क आता है। ठीक है, तो जो जनरल है हम वही ले लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू था। इसके बाद ये आ गया टाइप, टाइप भी हमने ले लिया 0 यानी एंड ऑफ द पीरियड, तो हम लिख देंगे हमारे क्वेश्चन में ये इज इक्वल टू लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा फॉर्मूला बनता है। और अगर यही सब चीज़ें हमारे अगर एक्सेल शीट में हमने ऑलरेडी ये सब जो हमने यहाँ पे लिखे हैं नंबर्स, ये सब अगर हमारे एक्सेल शीट के अंदर लिखे थे तो हम उसी के थ्रू ये वहाँ से कि ये अगर सेल B1 में लिखा हुआ है 10,000 अमाउंट, तो हम यहाँ पे सीधा सेल B1 भी लिख सकते हैं, ये वहाँ से भी अमाउंट उठा सकते हैं। B1 हमने इसके लिए लिख दिया, अगर 12% लिखा हुआ है, ये हमारे B2 में लिखा हुआ है, तो हम इसको B2 डिवाइड बाई 12 इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है। इसके बाद आपके दो और फॉर्मूलाज आते हैं, PPMT और IPMT। क्या है ये PPMT और IPMT फॉर्मूलाज? ओके, जो आपका PPMT है दैट इज द प्रिंसिपल पेमेंट। PPMT is the principal payment and IPMT is the interest payment. PMT was the payment. क्या मतलब है इसका, प्रिंसिपल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट और पेमेंट का? हमने कहा
हमारा एक 50,000 का लोन है, उसको हमने कुछ एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पर एक सर्टेन पीरियड के लिए लिया है, और इसके बाद हम इसकी रीपेमेंट कर रहे हैं कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। हमारी जो भी पेमेंट्स हो रही हैं वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हो रही हैं। दैट मीन्स कि हम लोग एक ही अमाउंट, सपोज अगर हमने यहाँ पर ले लिया, लेट्स अज्यूम एक अमाउंट है हमारा 1000 रुपीज़, 1000 का हमने एक अमाउंट ले लिया कि हम एक 1000 रुपीज़ का एक पेमेंट कर रहे हैं हर महीने, यानी कितने पीरियड्स में, 50 पीरियड्स में करेंगे। इसका मतलब 50, सॉरी कुछ पीरियड्स में, 50 नहीं होगा, 50 से ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। ये तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही था, ठीक है। तो सपोज हमने 1000 रुपीज़ मंथली पेमेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ पार्ट तो होगा इंटरेस्ट का, जो पैसा अभी हमारे पास है उसका हम एक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और कुछ इसका पार्ट होगा जो प्रिंसिपल का, यानी कि मूल का। ये हो गया हमारा मूल, कितना हम मूल वापस कर रहे हैं इस 1000 रुपये में, और कितना हम ब्याज दे रहे हैं। जब हम लोन रीपेमेंट की बात करते हैं तो हम पीरियड्स हमारे सपोज 1 से लेके हमारे 1, 2 और ऐसे करके हमारे 60 पीरियड्स हैं, जिसके अंदर हम ये मतलब 60 महीने हैं कह लो, ये 60 हफ्ते हैं जिसके अंदर हम ये लोन रीपे कर रहे हैं। तो इन 60 हफ्तों में पैसा तो हमारा हर महीने ही 1000 रुपये ही जा रहा है, ठीक है। जितने भी महीने, हर महीने में 1000 रुपये जा रहा है। पर हमेशा इस 1000 रुपये का मतलब ये नहीं है ना कि इसके अंदर हमारे 500 रुपये इंटरेस्ट के हैं और 500 रुपये हमारे प्रिंसिपल के हैं, 500 ब्याज के हैं, 500 मूल के हैं, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में जब हमारे पास पूरा पैसा हमारे पास उधार है, तो जो ये 1000 रुपये है ना, इसका मैक्सिमम हिस्सा शुरुआती दिनों में, मतलब शुरुआत के टाइम में, जब शुरुआती पीरियड्स में 1, 2, 3, 4 जो शुरुआती के पीरियड्स में, उन समय में जो हमारा पैसा जाएगा 1000 रुपये में, जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट का होगा, कि अभी तो मैं इंटरेस्ट ही पे कर रहा हूँ, मूल चुकाने की अभी हमारे ब्याज ही दे रहे हैं, हम मूल चुकाने की बारी नहीं आई। और जब आखिरी तक हम लोग पहुँचते हैं तो आखिरी में जाकर वो धीरे धीरे कम होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट होता है वो हमारा मूल हो जाता है, कि हम मूल वापस कर रहे हैं, और ब्याज कम हो जाता है क्योंकि मूल हमारे पास जो एक्चुअल हमारे पास जो लोन बचा है वो बहुत कम हो गया, वो लोन बहुत कम हो गया है, तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट पेमेंट भी आगे जाके कम होता चला जाता है, ठीक है। अब IPMT और PMT क्या है इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, तो भी मैंने बताया जैसे कि ये 1000 रुपये की जो हमने इंस्टॉलमेंट्स की, ये तो हमने कैलकुलेट कर ली किस फॉर्मूले से, PMT के फॉर्मूले से, जो भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद आता है कि इसके अंदर कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है, कितना ब्याज है और कितना मूल है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट, यानी PPMT और IPMT, ये दो फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं। अब ये हमें इस डिस्कशन से हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो PMT की हमने बात करी वो एक ही आएगा, सारे पीरियड्स में सेम रहेगा पेमेंट अमाउंट, ठीक है। PPMT और IPMT, अब इन दोनों में क्या है कि ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी एक पीरियड के लिए। सपोज पीरियड 5 के लिए हम कहते हैं कि पीरियड 5 के लिए हमें चाहिए कि हमारा कितना इंटरेस्ट पेमेंट है, उसके अंदर कितना प्रिंसिपल पेमेंट है। तो इनका जो फॉर्मूला आएगा PMT के फॉर्मूला से थोड़ा सा अलग आएगा। वो कैसे, ये देखो, हमारा जो IPMT का फॉर्मूला है, हमारा जो IPMT का फॉर्मूला है, पहले तो PMT का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। PMT का हमारा फॉर्मूला था रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड टाइप। ये था हमारा PMT का फॉर्मूला। IPMT का जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट विल बी रेट, PER, सब एक ही नया एलिमेंट आता है PER, यानी कि पीरियड, कौन से पीरियड का हमें इंटरेस्ट
रेट चाहिए या कौन से पीरियड का, हमें प्रिंसिपल में भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा फॉर्मूला। तो मेन है सिंटेक्स, ये सिंटेक्स हमारा IPMT है। इसके बाद हमें पूरा ही लिखना है कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो रेट, पीरियड, इसके बाद NPR, वही नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड का हमारा जो भी कैलकुलेशन है ये है। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और टाइप, बाकी सब बिल्कुल सेम है। एक चीज़ के अंदर ऐड होगी पीरियड, वो चीज़ आपको समझ आ गई, क्योंकि हम ये IPMT या PPMT किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए निकालते हैं, क्योंकि ये हर पीरियड में बदलते रहते हैं। शुरुआती दिनों में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और बाद के दिनों में प्रिंसिपल पेमेंट ज़्यादा होगा। सिमिलरली PPMT का फॉर्मूला लिख लेते हैं। PPMT का फॉर्मूला है PPMT रेट, पीरियड, NPR नंबर ऑफ पीरियड्स, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड टाइम। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर आपको आएगा कि पूछा जाएगा, तो आपको यूजुअली ये फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। तो आपको इसके अंदर वो वैल्यूज़ डाल के या फिर वो वैल्यूज़ को किसी सेल्स में डाल के उन सेल के रेफरेंसेस डालकर आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा। आप कोशिश करना कि आप दोनों चीज़ लिख दो, आप सेल के रेफरेंस भी लिख दो और आप वैल्यूज़ डाल के भी लिख दो, ताकि गलती का कुछ स्कोप ना रहे। आपको इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है, तो रेट, पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड्स, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और टाइप। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू। जो हमने यहाँ लिखा, ये फ्यूचर वैल्यू का हमें क्या रेलेवेंस है यहाँ पर, इसकी बात करते हैं। सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं एक सेविंग करूँ, सेविंग यानी कुछ बचत करूँ, मैं आज से कुछ पैसे बचाना शुरू करूँ। मेरा मकसद है कि मुझे इन फ्यूचर मुझे 50,000 रुपये मेरी सेविंग्स हो जाएं। कितने टाइम में मुझे चाहिए? पीरियड, मुझे चाहिए ये सेविंग 2 साल में। पेमेंट में कैसे करना चाह रही हूँ, मतलब मैं कितने कब सेव करना चाह रही हूँ? मैं हर महीने सेव करना चाह रही हूँ, मंथली। हर महीने में चाहती हूँ कि मैं हर महीने कुछ थोड़े पैसे जमा करती जाऊँ और मुझे 50,000 रुपये मेरी सेविंग हो जाए एट द एंड। मैं सेविंग किस में कर रही हूँ? मैं सपोज कर रही हूँ बैंक अकाउंट में सेविंग कर रही हूँ, तो बैंक में मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलता है। सिर्फ ये तो नहीं ना कि मैंने, अगर देखो एक चीज़ है, मैंने गुल्लक में पैसे डालने शुरू किए, मैं हर महीने 100 रुपये डाल रही हूँ या 150 रुपये डाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे 2 साल के बाद 50,000 रुपये हो जाए। अगर मैं गुल्लक में डालती रहूँगी तो उसके अंदर मुझे कुछ इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे उगेंगे तो नहीं, उसके अंदर कुछ कहीं से पैसे बढ़ेंगे तो नहीं ना। तो जो मैं डालूंगी एज इट सेम रहेंगे, तो उसमें ना मुझे उसके हिसाब से डालने पड़ेंगे। अगर मैं बैंक में, किसी FD में, किसी और इंस्ट्रूमेंट में अगर डिपॉजिट करती हूँ तो उसमें मुझे कुछ रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो सपोज़ मैंने अगर बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए, वहाँ पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम। तो मैं हर महीने थोड़े पैसे जमा कर रही हूँ। उससे क्या हो रहा है, जो मैंने पैसे जमा किए वो प्लस उस पर मुझे जो ब्याज मिला वो ऐड होके मेरा 2 साल में मुझे चाहिए 50,000 रुपये हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद अब बताओ कि मैं हर महीने कितना डिपॉजिट करूं। कि मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मच अमाउंट शुड आई डिपॉजिट ईच मंथ टू गेट ₹50,000 एट द एंड ऑफ 2 years when there is an interest rate of 6% per annum at the bank। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करें? मैं चाहती हूँ कि हर महीने में एक ही अमाउंट डिपॉजिट करती रहूँ अगले 2 साल के लिए। ठीक है, अब मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? इसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा PMT, क्योंकि हमें एक इक्वल अमाउंट चाहिए। PMT सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर 6%, पर ये पर एनम का रेट है, मैं पैसे डिपॉजिट कर रही हूँ मंथली, तो इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसके बाद हमारा इसके अंदर सेकेंड एलिमेंट जो आता है दैट इज नंबर ऑफ पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं? 2 साल हैं, हर मंथ डिपॉजिट करना चाह रही हूँ तो 24 पीरियड्स। इसके बाद आता है प्रेजेंट वैल्यू। अभी उसकी क्या वैल्यू है? क्या अभी मैंने तो कुछ डिपॉजिट किया ही नहीं ना, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 0। फ्यूचर वैल्यू, मैं चाहती हूँ 2 साल बाद वो पैसे कितने हो जाएं? वो हो जाएं 50,000।
अगर वो 50,000 चाहिए तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 50,000 रुपये चाहिए मुझे 2 साल बाद। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन लास्ट के बचता है टाइप। पीएमटी के फॉर्मूले में टाइप था ना लास्ट पार्ट, टाइप। तो देख लो, महीने में स्टार्टिंग में सपोज मुझे पॉकेट मनी मिलती है, जो मेरे को जेब खर्च महीने के मिलते हैं, स्टार्टिंग में मिलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में डिपॉजिट कर दूँ। तो मैंने डाल दिया टाइप 1। तो हर महीने के स्टार्टिंग में मैंने कुछ पैसे बैंक में डालूंगी जिससे मुझे 50,000 रुपये 2 साल बाद मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया पीएमटी का। अब इससे जो भी कैलकुलेट करके कुछ भी एक आंसर आएगा, उस आंसर से मुझे पता चल जाएगा। अगर ये चीज़ मैं एग्जैक्टली अपने एक्सेल के शीट में डालती हूँ, इज इक्वल टू PMT 6% डिवाइड बाई 12, 24, 0, 50,000 एंड 1, ये चीज़ मैं एग्जैक्टली अपने एक्सेल के फॉर्मूला एक शीट में फॉर्मूले में डालती हूँ, एक शीट में डालती हूँ, तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा कि मुझे कितना पैसे डिपॉजिट करने चाहिए हर महीने ताकि मुझे 50,000 रुपये मिल जाए 2 साल बाद, जबकि मुझे बैंक 6% इंटरेस्ट दे रहा है उस पैसे पर। ठीक है, ओके। ये तो बात हो गई कि हम लोग एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करना है। आपको मोस्टली ये फॉर्मूला ही लिखना होगा। पर मेरे पास कुछ बच्चों के सवाल आए कि मैम हमें किसी पेपर में ऐसा मिला कि वो हमें कह रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड के लिए आप वो कैलकुलेट करो अमाउंट। उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। यूजुअली ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी कुछ नया सीखने में कुछ बुराई नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जब हम नॉर्मल भाषा में मैथ्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बात करते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं EMI। EMI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? EMI हम कैलकुलेट करते हैं P इंटू R इंटू 1 + R रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 + R रेज़ टू पावर n -1। क्या मतलब हुआ इसके अंदर? P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, जो मेरा लोन का अमाउंट था वो कितना था। R रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे? परसेंटेज में तो आप नहीं लिख सकते, यहाँ पर परसेंटेज में लिखेंगे तो आप डिवाइड बाय उसको 100 करेंगे। वही अगर एनुअल हुआ और आपको मंथली पेमेंट्स चाहिए तो आपको उसको डिवाइड बाय 12, परसेंटेज हटाने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर ये 6% पर एनम है, पेमेंट्स मेरी मंथली है, तो हम करेंगे 6 डिवाइड बाय 12 क्योंकि मंथली पेमेंट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ओके। सॉरी, हम लोग करेंगे, सॉरी दिस वाज रॉन्ग। अगर हमारा परसेंटेज है तो परसेंट हटाने के लिए हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं, और हमारा मंथली है तो हमें उसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका 1 + R वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। n क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स। मंथली वही अभी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर 24 सेम नंबर ऑफ पीरियड्स रहेगा। 1 + R रेज़ टू पावर n -1। इस फॉर्मूला से हम लोग EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के बाद एक चीज़ आती है एन्युटी, जो अभी हमने बात करी कि हम लोगों को सेविंग्स निकालनी है। ये जो क्वेश्चन था ये हमारा सेविंग्स वाला था। ये जो मैंने आपको बताया EMI, ये था हमारा लोन वाले क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए आप लिखें, इसका एन्युटी का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाइड बाय 1 + I रेज़ टू पावर n, या फिर I की जगह हम इसको R ही लिख देते हैं, R रेज़ टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय R। एनुअली कितने पेमेंट्स हम करेंगे ताकि हमारा ये अमाउंट आ जाए। ठीक है, मेन आपका जो फोकस है दैट विल बी ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो दैट वाज ऑल। इसके अलावा आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे कि स्लोप कैलकुलेट करना है आपको कुछ उसके लिए। तो आपको एक्चुअली स्लोप कैलकुलेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है इज इक्वल टू स्लोप, किसका वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़, जो आपकी वैल्यूज़ सपोज सेल B2 से लेके B17 तक हैं, तो स्लोप B2 से B17, इन वैल्यूज़ को आपको स्लोप कैलकुलेट करना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस और आएंगे जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, या फिर आपको मिनिमम, मैक्सिमम, इंटीजर वैल्यूज़, उस तरीके के फॉर्मूलाज आएंगे, तो वो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी भेज रही हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।